हेलो एवरीवन। नमस्कार। सभी का स्वागत है डी कोड आईएएस की आईआर के क्लासेस में। यह हमारा फोर्थ आईआर की क्लास है और पहले 3 क्लासेस में हम लोगों ने आइडियलिज्म, रियलिज्म और लिबरलिज्म को खत्म कर दिया था। इसके पीछे के नोट्स आपको यहाँ ऑलरेडी आपके पास होंगे, आई एम श्योर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फंक्शनलिज्म। एक और अप्रोच है, एन अप्रोच टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस। फंक्शनलिज्म वैसे तो काफी छोटा टॉपिक है, लेकिन इसके कई सारे प्रैक्टिकल और करंट एप्लीकेशंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ न्यूज। जो भी आपके पास एग्जांपल्स होंगे वो सारे न्यूज़पेपर से या करंट इवेंट से रिलेटेड होंगे। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शनलिज्म का कोर कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू अप्लाई द सेम इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। पहला स्लाइड, फंक्शनलिज्म एज एन अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसे कि मैं हर क्लास में बोलता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपको क्या क्या कवर करना है, द डायमेंशंस दैट यू नीड टू कवर whenever you plan a particular topic you need to know the dimensions of the same, ठीक है, so that you can cover as much as possible। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इन फंक्शनलिज्म, पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका फाउंडेशन, ठीक है, कहां से शुरू होता है। उसके बाद इससे कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज, जैसे मैं कह रहा था कि आपको करंट इवेंट से बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे। इसका मतलब ये टॉपिक जो है वो काफी रिलेटेबल होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस यहां से आते हैं। सो पहला फाउंडेशन पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे नियो फंक्शनलिज्म और तीसरा पढ़ेंगे इनके कुछ एग्जांपल्स। तो फाउंडेशंस में हम लोग कुछ पॉइंट्स पहले पढ़ लेते हैं। जो की स्कॉलर हैं इस फंक्शनलिज्म अप्रोच के, उनका नाम है डेविड मेट्रानी। अब ये क्या कहते हैं, ही बिलीव दैट ट्रांसनेशनल एक्टर्स प्लेज अ पिवटल रादर क्रूशियल रोल इन द स्टेट इन अ स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब ट्रांसनेशनल एक्टर्स जो होते हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द मेंटेनिंग अ स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में आ सकता है कि ट्रांसनेशनल एक्टर्स कौन होता है। पहले तो आप समझ लीजिए कि जो एक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, इनको हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। फॉर दैट मैटर, एक होता है स्टेट एक्टर्स और एक होता है नॉन स्टेट एक्टर्स। एक्टर्स में से द वन हु इज परफॉर्मिंग सर्टेन रोल्स, ठीक है, वन हु इज परफॉर्मिंग सर्टेन रोल्स। अब ये जो स्टेट एक्टर्स हैं, इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि स्टेट एक्टर्स मतलब एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट, उनके रोल क्या क्या होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं, इसके अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं, एक लीगलाइज्ड नॉन स्टेट एक्टर्स और दूसरा इलीगल या नॉन लीगलाइज्ड नॉन स्टेट एक्टर्स, जिनको हम यूज करते हैं इन फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी जब भी बना रहे होते हैं या इंटरनेशनल रिलेशन जब भी किसी कंट्री के साथ बिल्डअप करना होता है तो हम इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। लीगलाइज्ड नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब होता है बिग बिग ट्रांसनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। और इलीगल नॉन स्टेट एक्टर्स में जो स्टेट से रिलेटेड नहीं है, उनमें से इलीगल जो होते हैं वो नॉर्मली हम लोग टेररिज्म को बोलते हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान बीइंग वन स्टेट who uses terrorism as a non-state actor while shaping their foreign policy, things like that, alright। तो हम लोग के सामने ये जो क्वेश्चन है कि स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर में क्या फर्क है, इसको समझने के लिए हमें ये की स्कॉलर का जो नाम बताया मैंने, डेविड मेट्रानी, ये बताते हैं कि आज के तारीख में अगर वर्ल्ड ऑर्डर को स्टेबल रखना है तो इसके पीछे ट्रांसनेशनल एक्टर्स का बड़ा रोल है। ट्रांसनेशनल एक्टर्स, नॉन स्टेट के अंदर ट्रांसनेशनल एक्टर्स, मतलब ये कह रहे हैं लीगल नॉन स्टेट एक्टर्स। कैसे? बिकॉज ये बड़ी बड़ी कंपनियां ही होती हैं सिर्फ, और इनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए होता है, प्रॉफिट ही एकमात्र मोटो है। तो ऑब्वियसली दे सीक कोऑपरेशन थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटीज। Nation states by themselves do not foster the cooperation we need to establish non-political cooperative groups। मतलब स्टेट जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो अपने आप से कोशिश नहीं करती है कि हम लोग अपने देश में नॉन स्टेट या नॉन पॉलिटिकल कोऑपरेटिव ग्रुप्स को बनाएं। वो मना नहीं करती है, गवर्नमेंट्स मना नहीं करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स प्रमोट भी नहीं करती है। ये अपने आप से आना चाहिए, ठीक है, ये अपने आप के अंदर होना चाहिए। तो जो सोसाइटी है, सोसाइटी को इंटीग्रेट होना पड़ेगा। सोसाइटी को इंटीग्रेट अगर कर दिया आपने तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें होते रहेंगी, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि द ट्रांसनेशनल एक्टर्स ओनली सीक कोऑपरेशन थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटीज। नेशन स्टेट बाय देमसेल्व्स डू नॉट फॉस्टर द सेम, ठीक है।
We create such groupings at the micro level, or eventually with time we replicate these micro level actors to the macro level actors. ठीक है, मतलब छोटे लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इवेंचुअली विथ टाइम जब कंपनियां बड़ी हो जाती हैं तब हम इसको बड़े लेवल पे अप्लाई करते हैं. जैसे डेविड मैट्रानी कहते हैं, नॉन पॉलिटिकल कोऑपरेटिव ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स. The reason behind the beginning from micro to macro is due to the spillover effect. मतलब अगर आज हमने एक छोटे कंपनी से शुरू किया और इसको हम लोगों ने अलग अलग जगह पे भेजा, अलग अलग जगह पे ब्रांचेस खोले, तो ऑटोमेटिकली विथ टाइम ये बहुत बड़ा हो जाएगा. दिस इज द स्पिलओवर इफेक्ट. ठीक है, एक से बहुत ज्यादा, इसको कहते हैं, एक और नाम है इसका, नाम है मल्टीप्लायर इफेक्ट. मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब कि जहां से शुरू करेंगे उससे कहीं ज्यादा ये बढ़ जाता है. ठीक है, तो हम लोग एक माइक्रो लेवल से शुरू करेंगे और उसके बाद उसकी प्रोग्रेस देखेंगे एट द मेजर लेवल, एट द मैक्रो लेवल. Success of such non-political cooperative groups at the micro level is bound to automatically push the state to establish more such groups in other dimensions. मतलब पहले माइक्रो लेवल से जब हम लोग शुरू करेंगे छोटे छोटे नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स को मिलाकर काम करना, तो वो ऑटोमेटिकली स्टेट को फोर्स करेगा कि वो आगे चल के और ऐसे ग्रुप्स को अदर डायमेंशन में बनाए. जैसे मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसनेशनल कंपनीज जो होती हैं, एक ग्रुप ऑफ ट्रांसनेशनल कंपनीज होती हैं जो सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यूज से डील करती हैं. अब मान लीजिए कोई ऐसी ग्रुप ऑफ ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं जो सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यूज से डील करती है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के ऊपर ये लोग प्रेशर बना सकते हैं. से फॉर एग्जांपल सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रूल्स निकाला था 2020 में. ठीक है, अब ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के जो रूल्स थे वो बहुत ही हानिकारक थे, ऐसा क्रिटिसाइज किया गया था उस ग्रुप ऑफ बंच ऑफ रूल्स को, because they were against the sustainable development, they were against the environmental laws. लेकिन अगर ये प्रेशर टीएनसीज या एमएनसीज की तरफ से रहा, particularly the companies which are linked with environmental projects, तो वो लोग एक्चुअली गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि आप इस प्रकार के रूल्स बनाइए जिनसे इस कंपनीज को फायदा हो. इन अदर वर्ड्स, ये जो रूल निकाला है जो कि अगेंस्ट द नेचर, अगेंस्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, बट इट इज इन फेवर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, it is in favor of a group of companies. Those companies are the MNCs probably, जो लोग इस particular field में काम करते हैं. They must have persuaded the government of India to come out with such rules. So इनकी जो persuasive value है, इनकी जो persuasive capacity है, वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो states have lost their sovereignty over such issues because absolute control जो है वो भले ही ना हो, लेकिन जो de facto control है वो private players के पास आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड जो है दैट इज रिलेटेड टू द सेम कॉन्सेप्ट कॉल्ड फंक्शनलिज्म. इसमें क्या कहा जा रहा है, एज दीज कोऑपरेटिव ग्रोज फ्रॉम माइक्रो टू रीजनल लेवल, देयर इज मोर कोऑपरेशन, पीस एंड सब्सिक्वेंटली द रेलेवेंस ऑफ स्टेट वुड डिक्रीज. कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि जितनी ज्यादा तेजी से ये एमएनसीज और कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, देयर वुड बी अ टाइम जब हम लोग देख पाएंगे कि स्टेट जो वस्तु है, स्टेट की जो एंटिटी है, उसकी जो लेजिटिमेसी है, उसकी जो जरूरत है, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जा रही है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. एप्पल की जो कंपनी की टर्नओवर है वो इंडिया के टोटल जीडीपी से बस थोड़ा ही कम है. लोगों का यह भी मानना है, एस्टिमेट्स ये भी हैं कि एप्पल आने वाले 2 से 5 सालों में इंडिया की जीडीपी को क्रॉस कर जाएगा. इंडिया की जीडीपी को उसको क्रॉस कर जाएगा, ओवर रूल कर जाएगा. कहने का क्या मतलब है, एक कंपनी और एक देश हम लोग ऐसे देख रहे हैं. अब जरा सोचिए, एप्पल के ऊपर इंडिया का कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा. अगर इमेजिन करिए एक पूरे देश की जीडीपी से ज्यादा उसका टर्नओवर जब हो जाता है, तो अब मान लीजिए एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब लोग मिल जाते हैं, तो वो किसी भी देश की पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं देश की सॉवरेनिटी खतरे में है, क्योंकि कंपनियां या ट्रांसनेशनल कंपनीज या डाउन स्टेट लीगलाइज्ड एक्टर्स, नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स आर टेकिंग द फ्रंट बेंच, दे आर टेकिंग द ड्राइवर सीट ऑफ द एंटायर इंटरनेशनल रिलेशंस. सो द पॉइंट इज कि अगर ये 4, 5, 6 कंपनियां अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रोल करना चाहती हैं, तो उनको वो आराम से कर सकते हैं, बिकॉज द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज पैसा, which they have a lot, even more than many countries' total GDP. And that is a threat, because this will lead to
this will lead to ask questions on the identity and importance, the significance of the state itself. हमें जरूरत क्या है स्टेट की जब एक कंपनी ही देश चला सकती है? तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में नियो फंक्शनलिज्म एक और नया कॉन्सेप्ट आता है. दे एडवोकेट द इंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेशन स्टेट. वो एडवोकेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेशन स्टेट का. वो ये कह रहे हैं दे प्रेफर political interactions, they prefer political interactions and fostering of cooperation या cooperative decision making. मतलब political interaction आप करो जिससे आप लोग एक cooperative decision making mechanism में आओ. जरा सोचो, ये लोग political discussions या political interactions चाहते हैं with the MNCs और transnational companies. Why? Because कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा state की identity, उसकी significance is at risk. In fact, instead, the identity of the state is at the mercy of the transnational companies. And when this happens, the neo-functionalists or the neo-functionalism believes that we need to get back the political interactions, we need to get back the political control or regulations over creating such cooperative decision-making processes. कम से कम स्टेट का वजूद जिंदा रहेगा. उनमें से एक स्कॉलर हैं अर्नेस्ट हास. वो क्या कहते हैं? The way to have a completely integrated community, functionalism is that the rulers agree to surrender some power or sovereignty and pool the resource for growth. मतलब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. इसी में एक केस स्टडी है जिससे आपका फंक्शनलिज्म चैप्टर खत्म हो जाएगा. मैं आपको इसमें एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस. देखिए, स्टेट की इंपॉर्टेंस कम हो रही है और जो नियो फंक्शनलिज्म है या नियो फंक्शनलिस्ट्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि एक डिसीजन मेकिंग में कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए बिटवीन द ट्रांसनेशनल कंपनीज एंड द स्टेट. इसका मतलब पॉलिटिकल इंटरेक्शंस चाहती है. अब ऐसे सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि अगर हमको एब्सोल्यूट इंटीग्रेटेड कम्युनिटी चाहिए तो स्टेट्स को कुछ अपनी सॉवरेन पावर्स बांटनी पड़ेगी, दूसरे स्टेट्स को भी बांटनी पड़ेगी और सब स्टेट अपने अपने कुछ कुछ सॉवरेन पावर्स छोड़ देंगे टुवर्ड्स दीज ट्रांसनेशनल कंपनीज और एक रिसोर्स पूल बनेगा. फॉर एग्जांपल, यहां पे अमेरिका है, यहां पे इंडिया है, मान लो यहां पे इंग्लैंड है. ये सबको अपने अपनी कुछ कुछ सॉवरेन पावर्स देनी पड़ेगी टू अ पर्टिकुलर कंपनी. ठीक है, ये करना पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल कंपनीज जो है किसी न किसी देश को ओवर पावर कर जाएगी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी. तो उससे पहले ही हम लोग थोड़ा थोड़ा सॉवरेनिटी अपना अपना दे देते हैं ताकि ये भी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर सके, स्टेट्स भी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर सके. एक केस स्टडी में आपको बता रहा हूं, एक केस स्टडी में आपको बता रहा हूं. इसमें प्रोफेसर अर्नेस्ट कहते हैं द एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन where the state leaders have surrendered some sovereign powers for the growth of the entire group. इसमें क्या हो रहा है? यहां पे मैंने एग्जांपल में ब्रेक्सिट दिया है, प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. देखिए, यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है, इसके अंदर 29 स्टेट्स हैं या नेशन स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं. अब इस ग्रुप में इन सारे स्टेट्स ने अपनी अपनी सॉवरेन पावर्स को यहां पे दे दिया है. कुछ कुछ सॉवरेन पावर्स इन सारे स्टेट्स ने इस पर्टिकुलर ग्रुप को दे रखा है सो दैट ये ग्रुप का डेवलपमेंट हो, इस ग्रुप का डेवलपमेंट हो. इसका मतलब यह है कि जो ग्रुप है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी के पास सारे स्टेट्स का कुछ कुछ सॉवरेन पावर्स हैं. इससे होता क्या है कि अगर कल को कोई भी कंट्री, इनमें से अगर कल को कोई भी कंट्री, मान लीजिए ये कंट्री में कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो इसका पूरा इंपैक्ट पूरे ग्रुप को होगा. और अगर ये पूरा ग्रुप यूनाइटेड रहा तो ये लोग किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से झेल सकते हैं. इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. जैसे मान लो ब्रेक्सिट है. ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन want to exit from EU. क्यों चाहता है वो निकलना? और ये जो ग्रुप बनाई गई थी उसमें भी तो हम लोगों ने रिसोर्स पूल इन किया था सो दैट एक स्ट्रॉन्गर ग्रुप बने. तो आज ब्रिटेन क्यों चाहता है निकलना? ब्रिटेन इसलिए चाहता है निकलना क्योंकि ब्रिटेन
अपने इकोनॉमिक डिसीजंस खुद लेना चाहता है। होता क्या है, ब्रेक्सिट की मेन पर्पस क्या हो गई, मान लीजिए ये यूरोप है, मान लीजिए ये यूरोप है, यहां पे मेडिटेरेनियन सी है, यहां पे मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। अब बात जो है वो ये है कि यहां पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए जरा, यहां पे इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, बी। अब यहां पे मान लीजिए एक कंट्री है, यहां पे एक कंट्री है, यहां पे एक कंट्री है, मान लीजिए यहां पे जर्मनी है। अब जर्मनी का इकोनॉमिक लॉस हो रहा है और इसके वजह से सारे लोग जो हैं लॉस को झेल रहे हैं। कोई भी बंदा, कोई भी कंट्री अपने यहां पे अपने हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बना सकती हैं। क्यों? क्योंकि दे आर पॉलिटिकली, बिकॉज दे आर पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड, बिकॉज दे आर पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड। इसीलिए यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, अगर आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजेंगे मुझे तो आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा सीख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं वो क्वेश्चन क्या था। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन has its own merit, but it can cost your economic sovereignty. Discuss in the context of Brexit. यहां पे आप लोग ऐसा योर को हटा करके यहां पे आप लोग लिख सकते हैं, इट कैन कॉस्ट नेशंस इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको इसमें लिखना क्या है, देखिए यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी 29 कंट्रीज थे, ये लोग अपना, सब लोग अपने खुद से, अपने आप से, विद देयर कंसेंट अपने अपने सॉवरेनिटी को यहां पे पूल किया था और उसके बाद ही यूरोपियन यूनियन बना था। लेकिन आज क्योंकि एक आधा स्टेट्स जो हैं, एक आधा कंट्रीज जो है बुरा परफॉर्म कर रही हैं, तो हम लोग इस पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की वजह से खुद का इकोनॉमिक डिसीजन भी नहीं ले पा रहा, हमें वही लेना पड़ रहा है जो ईयू डिसाइड कर रहा है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, कि ईयू के डिसीजंस को हम लोगों को मानना पड़ रहा है बिकॉज वी हैव कंसेंटेड, बिकॉज हमारा कंसेंट है दैट वी विल स्टे टुगेदर politically. So our political unification is actually coming at the cost of our economic sovereignty. And this is the question. I hope आप लोग को ये functionalism समझ में आ रहा है। तो functionalism actually challenges the identity and the importance of state. एक ऐसा सिचुएशन के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं जहां पे a world would be stateless. I hope फंक्शनलिज्म थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा आपके दिमाग में। अगर ये नोट्स आप लोगों को चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं यहां से, ठीक है। अगली क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द मार्क्सिज्म प्रिंसिपल, द मार्क्सिस्ट अप्रोच। हम अगली बार में ये मार्क्सिस्ट अप्रोच को खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।